नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्र में अब तक कितने आंदोलन हुए और उनका क्या परिणाम हुआ। तो उसमें से जो हमने आपको महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको एक बार और रिमाइंड करा देते हैं, एक बार और आपको याद दिला देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसमें हमने पढ़े थे भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक थे वो? जैसे आर्थिक शोषण, अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विचार, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, यातायात तथा संचार के साधन, समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ब्रिटिशों का नस्लीय भेदभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई, किस कारण से हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक गतिविधियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम प्रथम चरण इसका। तो आइए बच्चों, सभी बच्चे एक पेंसिल और एक कॉपी ले लीजिए, क्योंकि जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो हम साथ के साथ आपको नोट कराते जाएंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने, सुनने हुए समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ते हैं बच्चों प्रथम चरण। प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। यह काल उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के काल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन, तो अब आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे। अब तक हमने कारक पढ़े थे, राष्ट्रीयवाद को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन अब शुरू हो चुका था। इस समय के नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन की न्यायिक गतिविधियों तथा उचित व्यवहार पर भरोसा था। उन्होंने विश्वास था कि ब्रिटिश लोग उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों को ही अपनाया। वे वार्षिक सत्र में अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करके उन पर प्रस्ताव पारित करते थे तथा इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार से याचना करते थे। वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कभी भी प्रतिवाद नहीं करते थे। उनका उद्देश्य व मांग सीमित थी। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का विरोध भी संवैधानिक प्रणाली के अनुसार करते हुए किया था। अत्यधिक उदार रुख के कारण यह चरण उदारवादी कहलाया, क्योंकि इस समय के नेता याचना में विश्वास रखते थे, अतः उन्हें याचनाकर्ता भी कहा जाता था। तो देखिए बच्चों, प्रथम चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण शुरू हो गया था और लोगों ने अपनी समझ के अनुरूप ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को रखना शुरू कर दिया था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार उनकी समस्याओं, उनकी परेशानियों का निदान अवश्य करेगी। इस समय के जो लोग थे वो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे, वो याचना पर विश्वास करते थे, हिंसा पर नहीं। हालांकि इस संयमित चरण को पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिशों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण की ओर भारतीयों का ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारतीयों को भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि उनके क्रियाकलापों से सरकार को आशंका हो गई और उन्होंने इस गठन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया। तो लोगों ने जब देखा कि ब्रिटिशों के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को तो रख देते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई प्रतिक्रिया सही नहीं मिलती है, और तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी समझ को बढ़ाया और देखा कि भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने
अपनी समझ के अनुरूप ही लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में जागृत करना शुरू कर दी कि स्वदेशी चीजों का ही उपयोग किया जाए और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए, तभी ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है, तभी उसकी शक्ति को तोड़ा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अन्य उपलब्धि यह थी कि इसकी ओर से अधिक लोग आकर्षित हो गए थे। इसके वार्षिक सत्र विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते थे, जिनमें प्रभावशाली लोग सम्मिलित होते थे, अतः इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई थी। इसने क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि में विभिन्नता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता के विचार को प्रसारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की अध्यक्षता प्रसिद्धि भारतीय द्वारा की गई थी, जैसे WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चारलू, शंकरण नारायण, RC दत्त तथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि वे आम लोगों की बातों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। लेकिन जब धीरे धीरे देखा गया कि ब्रिटिश सरकार आम लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, ज्यादा नहीं मानती है, तब लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी। आप पढ़ेंगे बच्चों हम द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक। कांग्रेस की याचनाओं ने भारत में प्रचलित ब्रिटिश नीतियों तथा प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि युवा भारतीयों के मध्य यह भावना जागृत हो गई कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने संवैधानिक उपायों पर अविश्वास करना प्रारंभ कर दिया। भाई अब तक तो क्या था, हम लोगों को लगता था कि कांग्रेस हमारे हित में बात करेगी और ब्रिटिश सरकार के सामने हमारी समस्याओं को रखेगी और उनका समाधान भी करेगी। लेकिन जब देखा कि ब्रिटिश सरकार की तो कोई प्रतिक्रिया लोगों के प्रति होती ही नहीं है, तो उन्होंने सरकार के प्रति अपना अविश्वास प्रारंभ कर दिया और संघर्ष करने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। संघर्ष से ही हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष करने की ओर अग्रसर हो गए, यानी कि जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में चरमपंथ का उदय हुआ। तो कांग्रेस में क्या थे? चरमपंथ का उदय हो गया, एक समूह बन गया चरमपंथी। अतः द्वितीय चरण को चरमपंथी अथवा उग्रवादी चरण भी कहा जा सकता है। इस चरण के मुख्य निम्न कारण थे। क्या थे भाई? चरमपंथी उत्पन्न क्यों हुआ? तो इसके निम्न कारण थे, वो जो हम पढ़ेंगे। अब ध्यान पूर्वक सुने। उदारवादियों की याचिका की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्रिटिशों के व्यवहार में प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि जो लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी वो उनके प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए इस चरमपंथी का उदय हुआ। सेकंड है, ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण होता रहा। जब देखा चरमपंथी ने कि भाई ब्रिटिशों के द्वारा आर्थिक शोषण भारतीयों का निरंतर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो विदेशी चीजों को, वस्तुओं का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार को आर्थिक लाभ हो रहा है, लेकिन भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। तब इसने अपना उदय का विस्तार किया। थर्ड है, राजनीतिक गतिविधियां सामाजिक तथा धार्मिक जागरूकता का कारण बनी। जो राजनीतिक गतिविधियां थी उस समय की, वो भी एक कारण थी चरमपंथी का उदय करने में। अब है 1896 से लेकर 1897 ईस्वी में भूखमरी तथा 1899 से लेकर 1901 ईस्वी में प्लेग ने लोगों की स्थिति और भयानक कर दी, क्योंकि ब्रिटिशों के उपाय अपर्याप्त तथा देर से प्राप्त होने वाले थे। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन किस लिए हुआ ये पढ़ने जा रहे हैं।
ब्रिटिश लोगों को हिंदू मुस्लिम की एकता जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े थे सबसे अधिक परेशान करती थी। यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश जो शासन था उस समय, तो वह हिंदू और मुस्लिम की एकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, बहुत परेशान हो गया कि अब ये एक होने वाले हैं, अब ये हमारी सुनने वाले नहीं हैं। अतः उन्होंने इसके मध्य फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे तरीकों को अपनाया जिससे इन दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना पनप जाए। उन्होंने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जो उनकी फूट डालो राजनीति के पक्ष में था। तो वो क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश जो लोग थे वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे, वो इनमें फूट डालना चाहते थे ताकि इनकी शक्ति खंडित हो जाए, इनकी शक्ति बट जाए, और जब इनकी शक्ति बढ़ जाएगी तो यह अपने राज्य उन लोगों पर आसानी से कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को एक विशाल प्रांत माना था तथा प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से बांटना था, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में मुस्लिमों की तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं की आबादी अधिक थी। बंगाल बड़ा प्रांत था, इसलिए जो ब्रिटिश थे उसे बड़ा मानते थे और इसको बांटना भी चाहते थे। उस समय बंगाल में वर्तमान के बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा तथा बिहार के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। 1905 ईस्वी में ब्रिटिशों ने बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल को दो भागों में बांट दिया और इस तरह नए प्रांत बंगाल व असम के अस्तित्व में आ गए। तो ब्रिटिशों ने क्या किया था, बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया और बंगाल व असम इसी प्रकार अस्तित्व में आ गए। तो अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव क्या रहा था। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव। इस आंदोलन ने भारतीय उद्योगों तथा शिल्पकारों पर अनुकूल प्रभाव डाला, क्योंकि लोगों ने भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। दुकानदारों ने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, जिस कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक क्षति पहुंची। तो देखिए बच्चों, जो चरमपंथी लोग थे उन्होंने लोगों की बात समझ ली थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति को समझ लिया था अच्छी तरह से, और वो ठान लिया था कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को अब जागृत करना है, अब हमें स्वतंत्रता इन लोगों से प्राप्त करनी है। तो वो ब्रिटिश सरकार की कमजोरी को क्या था, कमजोर करना चाहते थे, और उनकी ब्रिटिश सरकार की कमजोरी जब ही क्षीण हो सकती थी जब उनका आर्थिक लाभ होना बंद हो जाए। तो उन्होंने लोगों को में जागरूकता फैलाई, लोगों में विश्वास पैदा किया कि अगर हम विदेशी चीजों का उपयोग बंद कर देंगे तो ब्रिटिश सरकार की शक्ति जो है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी, उनका आर्थिक लाभ होना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज हमारा इस पाठ का द्वितीय भाग भी समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के समझ में ये पाठ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।